गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था 12 नंबर चैप्टर चल रहा था, लेकिन 10 नंबर चैप्टर का जो भाग है वो बच गया था, बी भाग। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सड़क मार्ग के बारे में चर्चा हो रही थी हमारी। सड़कों के बारे में, सड़कों को हमने दो भागों में बांटा था। दो प्रकार की होती है सड़कें। एक होती है कच्ची सड़क, एक होती है पक्की सड़क। इनके बारे में हम डिफरेंस देखेंगे क्या होती है। देखो, अधिकतर जो कच्ची सड़कें होती हैं वो विकासशील जो देश हैं उनके ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये सड़कें विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ये बात आप जानते हो। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कच्ची सड़कें पाई जाती हैं। विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पक्की सड़कें क्या होता है? इस प्रकार की सड़कें विकसित और विकासशील जो देश हैं इनके शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। पक्की जो सड़कें हमें शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा अंतर है कि कच्ची सड़कों में डामर, कंकड़ पत्थर आदि का प्रयोग नहीं होता। कच्ची सड़कों में डामर, कंकड़ पत्थर आदि का प्रयोग नहीं होता, जबकि पक्की सड़कों में डामर, कंकड़ पत्थर आदि का प्रयोग होता है। निर्माण की दृष्टि से सरल होती है। निर्माण की दृष्टि से सरल और पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। निर्माण पक्की जो सड़कें और निर्माण की दृष्टि से कठोर होते हैं। इनमें मशीनों का प्रयोग किया जाता है। डामर इनके लिए पूंजी की श्रमिक के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। निर्माण की दृष्टि से कठोर होती है तथा पूंजी की आवश्यकता भी होती है। अगली विशेषता है कच्ची सड़क की। बारिश के समय कच्ची सड़कों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। बारिश के समय कच्ची सड़कों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। पक्की सड़कों के बारे में इनका प्रयोग बारिश के समय किया जा सकता है। यह अंतर है कच्ची और पक्की सड़कों में। तो आप हेडिंग लगाओ, कच्ची और पक्की सड़कों एक सारणी बना लो। उसमें आप लिखना, आपको अंतर लिखना है। एक तरफ कच्ची लिख लो, एक तरफ पक्की सड़क लिख लो। लिखो कच्ची, कच्ची में लिखो पहले परिचयता। विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। विकासशील क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। पक्की में लिखो विकसित व विकासशील देशों के शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। विकसित व विकासशील क्षेत्रों के, विकसित और विकासशील देशों में, विकसित व विकासशील देशों के शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। देखो, कच्ची सड़कों में
कच्ची सड़कों में कंकड़ पत्थर व डामर का प्रयोग नहीं होता। कच्ची सड़कों में कंकड़ पत्थर व डामर का प्रयोग नहीं होता। पक्की में लिखो इसमें कंकड़ पत्थर व डामर का प्रयोग होता है। कंकड़ पत्थर व डामर का प्रयोग होता है। कच्ची सड़क में लिखो ये सड़कें निर्माण दृष्टि से सरल होती हैं। ये सड़कें निर्माण की दृष्टि से सरल होती हैं। पूंजी की आवश्यकता नहीं है। पूंजी की आवश्यकता नहीं है। पक्की में लिखो पक्की सड़कें निर्माण की दृष्टि से कठोर होती हैं। निर्माण की दृष्टि से कठोर होती है। इसमें पूंजी तथा तकनीक दोनों की आवश्यकता होती है। पक्की सड़कें निर्माण की दृष्टि से कठोर होती हैं। पूंजी तथा तकनीकी दोनों की आवश्यकता होती है। वर्षा के समय इसमें परिवहन का प्रयोग नहीं होता। वर्षा के समय इसमें परिवहन का प्रयोग नहीं होता। बाकी में देखो वर्षा के समय इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगला जो बिंदु अपना है महामार्ग। विश्व के प्रमुख महामार्ग कौन से हैं? महामार्ग क्या होते हैं? देखो ये विश्व के सबसे लंबे व चौड़े महामार्ग होते हैं। इन महामार्गों का निर्माण का मुख्य उद्देश्य है कि आबादी रूप से निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के परिवहन को क्या करना, संचालित करना, बिना किसी समय तो कम समय लेते हुए आबाद रूप से बिना किसी बाधा के वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में पहुंचाना, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को कम समय में पहुंचाना इन मार्गों का क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। निर्बाध रूप से परिवहन का संचालन करना बिना किसी बाधा से। महामार्ग इनकी जो चौड़ाई होती है वो 80 मीटर तक होती है। तो विश्व के सबसे लंबे व चौड़े महामार्ग होते हैं। 80 मीटर तक इनकी चौड़ाई होती है। निर्बाध रूप से परिवहन का संचालन करना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। विश्व के प्रमुख 4 महामार्ग हैं। कितने? 4। पहला है पैन अमेरिकन, दूसरा है ट्रांस कनाडियन, तीसरा है अलास्का महामार्ग, और चौथा है स्टुअर्ट महामार्ग। चौथा कौन सा है? स्टुअर्ट महामार्ग। ये विश्व के 4 महामार्ग हैं। पैन अमेरिकन, ट्रांस कनाडियन, अलास्का और स्टुअर्ट महामार्ग। तो आप हेडिंग लगाओ महामार्ग। महामार्ग इसमें लिखो आप ये विश्व के सबसे चौड़े या लंबे, जैसे ये विश्व के सबसे लंबे तथा चौड़े महामार्ग होते हैं। ये विश्व के सबसे लंबे तथा चौड़े महामार्ग होते हैं। इनकी चौड़ाई 80 मीटर तक होती है।
इनकी चौड़ाई 80 मीटर तक होती है। मीटर तक होती है। इनका प्रमुख उद्देश्य निर्बाध रूप से अबाधित रूप से परिवहन का संचालन करना, बिना किसी बाधा के। इनका प्रमुख उद्देश्य निर्बाध रूप से परिवहन का संचालन करना, कम समय में अधिक दूरी तय करना, निर्बाध रूप से परिवहन का संचालन। और वो विश्व के प्रमुख महामार्ग कौन कौन से हैं देखो। विश्व के प्रमुख महामार्ग ये नाम लिख लो, 5 4 4 है, नोट कर लो। पैन अमेरिकन, ट्रांस कनाडियन, अलास्का महामार्ग और स्टुअर्ट महामार्ग। अब बात करते हैं पहला महामार्ग क्या है, पैन अमेरिकन। देखो पैन अमेरिकन जो महामार्ग है ये विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है। ये जो महामार्ग है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए का राज्य अलास्का से शुरू होता है, अलास्का से होते हुए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली तक, चिली की राजधानी सैंटियागो और वहां से अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स तक जाता है और उसके बाद है वहां से ब्राजील के ब्रासिलिया तक जाकर क्या जाता है, समाप्त हो जाता है। देखो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ये अलास्का यहाँ से शुरू होता है महामार्ग, अलास्का से शुरू होता है, अलास्का से शुरू होते ये जाता है चिली, चिली की राजधानी सैंटियागो तक जाता है। सैंटियागो से जाता है अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स तक जाता है और ब्यूनस आयर्स से ये ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में जाकर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ये विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है। 2 नंबर आता है ट्रांस कनाडियन।
ये जो महामार्ग है ट्रांस कनाडियन, ये कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड, ये कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड द्वीप, कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड द्वीप के यहाँ पर एक नगर है सेंट जॉन्स नगर से, सेंट जॉन्स नगर से शुरू होता है और यहाँ से चलता हुआ पश्चिम में स्थित ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर शहर तक जाता है, वैंकूवर नगर तक जाता है। कहाँ पे जाता है? वैंकूवर। यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया राज्य है कनाडा का, ब्रिटिश कोलंबिया। तो ट्रांस कनाडियन जो हमारा का ये कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड द्वीप के सेंट जॉन्स नगर को किससे जोड़ता है? ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर नगर को जोड़ता है, वैंकूवर नगर को जोड़ता है। ये एक नंबर है ये। हाँ, अगला जो महामार्ग क्या हुआ है? अलास्का महामार्ग। ये देखो ये यूएसए कनाडा है और ये यूएसए का ये भाग है अलास्का। तो ये अलास्का के एंकोरेज नगर को कनाडा के एडमंटन नगर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? ये महामार्ग अलास्का के यहाँ पर एक नगर एंकोरेज, एंकोरेज नगर को कनाडा के एडमंटन, कनाडा में है, अलास्का के एंकोरेज नगर को, एंकोरेज नगर को, अलास्का के एंकोरेज नगर को कनाडा के एडमंटन नगर से जोड़ता है। कौन सा? अलास्का महामार्ग। ये नंबर 3, ये 3 नंबर है। 4 नंबर है स्टुअर्ट महामार्ग। 4 नंबर कौन सा है? स्टुअर्ट महामार्ग। स्टुअर्ट जो महामार्ग है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित एलिस नगर को पश्चिम में उनादाता से जोड़ता है। ये उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है, एलिस नगर को पश्चिम में उनादाता से जोड़ता है। स्टुअर्ट महामार्ग यह है विश्व के प्रमुख महामार्ग। तो आप देखो 2 नंबर ट्रांस कनाडियन, ट्रांस कनाडियन। ट्रांस कनाडियन देखो इसमें ये महामार्ग कनाडा के, नहीं सॉरी, पैन अमेरिकन, पहला पैन अमेरिकन है, पैन अमेरिकन। देखो ये विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है, ये विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है। ये महामार्ग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, ये महामार्ग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अलास्का से शुरू होकर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अलास्का से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली की राजधानी सैंटियागो,
चिली की राजधानी सैंटियागो होते हुए अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स तक जाता है। चिली की राजधानी सैंटियागो होते हुए अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स तक जाता है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स तक जाता है। यहाँ से ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया जाकर समाप्त हो जाता है। यहाँ से ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया जाकर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगला लिखो ट्रांस कनाडियन। ट्रांस कनाडियन यह महामार्ग कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित यह महामार्ग कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड द्वीप के सेंट जॉन्स नगर को न्यू फाउंडलैंड द्वीप के सेंट जॉन्स नगर को पश्चिम में स्थित ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर नगर को जोड़ता है। पश्चिम में स्थित ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर नगर को जोड़ता है। अगला लिखो अलास्का महामार्ग। अलास्का महामार्ग यह महामार्ग अलास्का के एंकोरेज नगर को यह महामार्ग अलास्का के एंकोरेज नगर को कनाडा के एडमंटन नगर से जोड़ता है। यह महामार्ग अलास्का के एंकोरेज नगर को कनाडा के एडमंटन नगर से जोड़ता है। एंकोरेज नगर को कनाडा के एडमंटन नगर से जोड़ता है। देखो स्टुअर्ट महामार्ग स्टुअर्ट महामार्ग
ये महाभारत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ये महाभारत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है। एलिस नगर को, एलिस ए वाला है, एलिस नगर को दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में स्थित है उन्नादता से जोड़कर, दक्षिण पश्चिम में स्थित है उन्नादता से जोड़कर। ये डायग्राम बनाना आप पूरा, डायग्राम बना लो। ऊपर अलास का नाम है, नहीं दिख रहा तो बता देना। पहले एक नंबर वाला बना लो, अलास का लिख दो, फिर ये बना लो पूरा, अलास का शुरू होता है।
हाँ। अगला बिंदु है अपना, उसमें बच गया था रेल मार्ग में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बच गया था। वेरी वेरी बहुत है एग्जाम की दृष्टि से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है वो वेरी वेरी बहुत है एग्जाम की दृष्टि से आता है एग्जाम में होगा। हाँ, ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 9560 किलोमीटर है। कितनी? 9560 किलोमीटर है जिसकी लंबाई। इसका निर्माण 1891 में शुरू हुआ था और 1905 को ये बनकर तैयार हो गया था। सबसे लंबा रेल मार्ग है ये। जो रेल मार्ग है ये साइबेरिया के आर पार गुजरता है। ये साइबेरिया के सीधा रूस वाला आर पार गुजरता है। ये जो रेल मार्ग कहाँ से जुड़ता है? यहाँ पर स्थान है लेनिनग्राद। लेनिनग्राद कितना रूस में लेनिनग्राद स्थान है जहाँ पर यहाँ से चलता है सेंट पीटर्सबर्ग। तो पीटर्सबर्ग वो यूएसए में लोह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। वो पीटर्सबर्ग है ये लेनिनग्राद से एक क्षेत्र है सेंट पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग और पीटर्सबर्ग अलग अलग है जानना। सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है और इसका अंतिम जो स्टेशन है वो है यहाँ पर इसी पूर्व में स्थित है व्लादिवोस्टोक। कौन सा क्षेत्र है? व्लादिवोस्टोक। व्लादिवोस्टोक तक जाता है 2560। कौन कौन से क्षेत्र? सेंट पीटर्सबर्ग से शुरुआत होती है इसकी। यहाँ से जाता है रूस की राजधानी मॉस्को। मॉस्को से जाता है कजान। कजान से ट्यूमिन। ट्यूमिन से जाता है ओमास्क। ओमास्क से जाता है चिता और चिता से जाता है खबारोव्स्क। और खबारोव्स्क से व्लादिवोस्टोक तक जाकर समाप्त हो जाता है। इस महाद्वीप के साइबेरिया के आर पार गुजरता है। इस रेल मार्ग के बनने के बाद साइबेरिया का क्या आर्थिक विकास हुआ है। खबारोव्स्क ये आता है खबारोव्स्क चिता ओमास्क ट्यूमिन कजान मॉस्को यहाँ तक रहता है। ठीक है, देखो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, इनको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। कौन सा रेल मार्ग? ट्रांस साइबेरियन। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 9560 है। जिसकी लंबाई 9560 है, 60 किलोमीटर। ये रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। ये रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है।
पीटर्सबर्ग से सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, मॉस्को से कजान, कजान से ट्यूबिन, मॉस्को कजान, कजान से ट्यूबिन, ट्यूबिन से चीता, ओमास्क, खबारोवस्क और व्लादिवोस्टोक तक लगा और अंत में व्लादिवोस्टोक चल जाता है। इसका निर्माण 1891 में शुरू हुआ, 1891 में शुरू हुआ और 1905 में पूरा हुआ। इसका निर्माण 1891 में शुरू हुआ और 1905 में पूरा हुआ। इस रेल मार्ग से साइबेरिया का आर्थिक विकास हुआ। इस रेल मार्ग से साइबेरिया का क्या हुआ? आर्थिक विकास हुआ। डायग्राम बना दो। यह होगा रेल मार्ग। अगला जो है विषय प्रमुख जलमार्गों के बारे में हमारी चर्चा एक ही उत्तरी मार्ग के बारे में हो चुकी थी। जो बाकी रह गए थे वो कौन से थे? देखो, हिंद महासागर व भूमध्य सागर जलमार्ग, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। हिंद महासागर और भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है जलमार्ग है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, हिंद महासागर और भूमध्य सागर जो जलमार्ग है ये विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग है। ये यूरोप महाद्वीप के पूर्वी देशों को किसे मिलाता है? एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों को मिलाता है। किसे मिलाता है? एशिया के तो दक्षिण पूर्व देश है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर, इनको मिलाता है। ये प्राचीन काल में इसलिए जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र इसको हर्टलैंड के नाम से जाना जाता है। हर्टलैंड, हर्टलैंड क्षेत्र के नाम से जाता है। यहाँ से ये गुजरता है। इसके साथ साथ ये ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के पशुपालन क्षेत्रों को भी जोड़ता है। इसकी जो लंबाई है वो 64 किलोमीटर है। देखो, भूमध्य व हिंद महासागर, भूमध्य व हिंद महासागर, देखो इसमें ये विश्व का सबसे लंबा महासागरीय जलमार्ग है। ये विश्व का सबसे लंबा महासागरीय जलमार्ग है। ये मार्ग प्राचीन विश्व का, ये मार्ग प्राचीन विश्व का हृदय कहे जाने वाले क्षेत्र से गुजरता है।
अर्धे फेजन क्षेत्र से गुजरता है। ये जलमार्ग यूरोप महाद्वीप के पूर्वी देशों को और एशिया महाद्वीप के एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों तथा एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों तथा ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के व्यापारिक पशुपालन वाले क्षेत्रों को जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के व्यापारिक पशुपालन वाले क्षेत्रों को जोड़ता है। भूमध्य सागर से हिंद महासागर की लंबाई 6400 किलोमीटर है। इस मार्ग की लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर। अगला जो है वह उपमासा अंतरिक्ष जलमार्ग है। अगला कौन सा है? उपमासा अंतरिक्ष जलमार्ग। देखो उपमासा अंतरिक्ष जो जलमार्ग है, ये जो जलमार्ग यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी देशों को, पश्चिमी देश है यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी देशों को, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के ये उत्तरी अटलांटिक, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है उपमासा अंतरिक्ष जलमार्ग। ये यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी देशों को अफ्रीका के पश्चिमी देश तथा दक्षिण अमेरिका के देशों को आपस में जोड़ता है। हालांकि इस मार्ग का उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तरह अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की जो जनसंख्या वो सीमित है और उनका व्यापार भी क्या है? सीमित है, तो इसका अधिक विकास नहीं हुआ। देखो उपमासा अंतरिक्ष जलमार्ग, उपमासा अंतरिक्ष जलमार्ग ये जलमार्ग अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये जलमार्ग पश्चिमी यूरोप को, ये जलमार्ग पश्चिमी यूरोप को ये जलमार्ग पश्चिमी यूरोप को अफ्रीका के पश्चिमी देशों, ये जलमार्ग पश्चिमी यूरोप को अफ्रीका के पश्चिमी देशों, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी देशों तथा
दक्षिण अमेरिका के देशों को मिलाता है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी देशों तथा दक्षिण अमेरिका के देशों को मिलाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की तरह, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलवायु की तरह इसका अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप तथा दक्षिण अमेरिका इसका अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप तथा दक्षिण अमेरिका के देश में जनसंख्या तथा व्यापार क्या है, सीमित है। जनसंख्या कम है तो व्यापार भी क्या होगा, कम होगा। दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका महाद्वीप के देशों की जनसंख्या और व्यापार क्या है, सीमित है। अगला है अपना प्रशांत महासागर का जलमार्ग। प्रशांत महासागर का जलमार्ग इसका व्यापारिक दृष्टि से अधिक महत्व नहीं है। अधिक महत्व क्यों नहीं है, क्योंकि तो दो मुख्य नगर है, मुख्य जो क्षेत्र जैसे यूरोप अमेरिका, इनके बीच अधिक व्यापार होता है। तो ये तो कहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय तट पर है। तो इसके कारण प्रशांत महासागर व्यापारिक दृष्टि से अधिक महत्व है नहीं। इसका दो कारण है। एक तो ये कि बड़े जो औद्योगिक नगर हैं यूरोप अमेरिका, वो उत्तरी अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। एक तो ये कारण। दूसरा कारण ये है कि व्यापारिक दृष्टि से इसका महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक ही मुख्य जलमार्ग है। क्या है? एक ही मुख्य जलमार्ग है। कौन सा? होनोलुलु। होनोलुलु जो कहाँ पर है? जो हवाई द्वीप पे स्थित है। हवाई द्वीप आपने नाम सुना है? हवाई द्वीप का ज्वालामुखी वहां पर स्थित है। आगे चलकर ये जो मार्ग है होनोलुलु वाला दो भागों में विभाजित होता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग जापान, चीन, ताइवान, इंडोनेशिया तक, इंडोनेशिया मलेशिया चला जाता है, और दक्षिणी भाग है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में चला जाता है। देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। प्रशांत महासागर का जलमार्ग प्रशांत महासागर का जल परिवहन की दृष्टि से प्रशांत महासागर का जल परिवहन की दृष्टि से अधिक महत्व नहीं है। इसके दो कारण हैं। इसके प्रमुख दो कारण हैं। पहला लिखो
बड़े औद्योगिक नगर, बड़े औद्योगिक नगर उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप, बड़े औद्योगिक नगर उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप, अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। दूसरा लिखो, दूसरा प्रशांत महासागर में व्यापारिक महत्व की दृष्टि से प्रशांत महासागर में व्यापारिक महत्व की दृष्टि से व्यापारिक महत्व की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। प्रशांत महासागर में मुख्य जलमार्ग प्रशांत महासागर में मुख्य जलमार्ग होनोलुलु है। प्रशांत महासागर में मुख्य जलमार्ग कौन सा है? होनोलुलु है, जो हवाई द्वीप पर स्थित है। जो हवाई द्वीप पर स्थित है। आगे चलकर ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। आगे चलकर ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। उत्तरी भाग, उत्तरी भाग, उत्तरी भाग कहा जाता है जापान, चीन, देखो जापान, चीन, फिलीपींस, हिंद एशिया तक जाता है। जापान, चीन, फिलीपींस में हिंद एशिया तक जाता है। दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी भाग आता है न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया। अगला जो मार्ग है, अब दो मार्ग आएंगे, वो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टि से। पनामा नहर और स्वेज नहर, स्वेज नहर और पनामा नहर आएंगे, इंपॉर्टेंट है, इनको दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर और स्वेज नहर। पहले बात करेंगे हम स्वेज नहर। देखो ये यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पर भूमध्य सागर है और यहाँ पर है लाल सागर। पनामा स्वेज नहर है, वो भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से जोड़ती है।
भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। इस नहर की का निर्माण 1859 में फ्रांस का इंजीनियर था, फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डिलेप्स ने करवाया था 1859 में। 1869 में इस नहर का क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था और 1956 में मिशन ने इसका क्या कर दिया? मिशन है इसका 1956 में इसका क्या कर दिया? मिशन ने राष्ट्रीयकरण कर दिया और 1967 में राष्ट्रीयकरण 1967 में यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे 1967 में चालू करने की अनुमति दे दी। इस नहर की जो लंबाई है वो 162 किलोमीटर है। इस नहर की जो चौड़ाई है वो 60 मीटर है और इसकी जो गहराई है वह 10 मीटर। लंबाई 162, चौड़ाई 60 मीटर और गहराई 10 मीटर। लंबाई 162 किलोमीटर है। लंबाई किलोमीटर में, बाकी मीटर में है। चौड़ाई इस नहर पर 2 बंदरगाह हैं। लाल सागर की तरफ है स्वेज बंदरगाह, और भूमध्य सागर की तरफ है पोर्ट शहीद बंदरगाह, पोर्ट शहीद। यह नहर है। इस नहर के बनने से पहले जो पश्चिमी यूरोपीय देशों जो जहाज थे वो दक्षिण अमेरिका के अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण केप टाउन नगर से होते हुए हिंद महासागर के बंदरगाह तक पहुंचते थे। लेकिन अब स्वेज नहर बनने के बाद ये बंदरगाह सीधे ही स्वेज नहर मार्ग होते हुए हिंद महासागर के बंदरगाह तक पहुंचते हैं। इनकी दूरी क्या है? काफी कम हो गई है। देखो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो ये नहर भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। इस नहर का निर्माण 1859 में फर्डिनेंड डिलेप्स ने करवाया। फर्डिनेंड डिलेप्स ने करवाया। डी नहीं है, डी है, डी डिलेप्स ने करवाया। 1869 को इसका उद्घाटन किया गया। 1869 को इसका उद्घाटन किया गया। उन्नीस सौ 56 में मिस्र द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1956 में मिस्र द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और 1967 में यूएनओ ने इसे शुरू करने की अनुमति दे दी। 1967 में यूएनओ ने शुरू करने की अनुमति दे दी। लंबाई को
लंबाई 162 किलोमीटर। लंबाई 162 किलोमीटर। चौड़ाई है 60 मीटर। चौड़ाई 60 मीटर। गहराई 10 मीटर। गहराई 10 मीटर। डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम बनाओ। अगला है पनामा नहर। अगली कौन सी नहर है? पनामा नहर है। इस नहर का निर्माण 15 अगस्त 1914 को यूएसए द्वारा किया गया। ये जो नहर है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर को बनाने का जो सुझाव था जर्मन भूगोलवेत्ता हमबोल्ट ने दिया था। किसने दिया था? हमबोल्ट ने। यहाँ पर इसी के नाम पर एक धारा भी कहते हैं, हमबोल्ट की धारा है। पेरू की धारा दुनिया की बात सुनी थी। हमबोल्ट ने दिया था। इस नहर की लंबाई 94 किलोमीटर है। गहराई 90 मीटर है और चौड़ाई 90 मीटर और गहराई 12 मीटर है। ये उत्तरी का और ये दक्षिण अमेरिका है। ये इधर प्रशांत महासागर है और इधर अटलांटिक महासागर। ये नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। कौन सी नहर है? पनामा नहर। पनामा नहर है। इस नहर का निर्माण यूएसए द्वारा 15 अगस्त 1914 को किया गया। 1 जनवरी 2000 को इस नहर के ऊपर यहाँ पर एक देश है पनामा देश। पनामा देश का अधिकार हो गया था। 1 जनवरी 2000 को पनामा देश का इस नहर पर अधिकार हो गया था। बनाने का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था? हमबोल्ट ने दिया था। नहर की जो लंबाई है वो 94 किलोमीटर है। चौड़ाई है वो 90 मीटर है और गहराई है वो 12 मीटर। ठीक है। इस नहर के ऊपर भी 2 बंदरगाह हैं। प्रशांत की तरफ पनामा, अटलांटिक महासागर की तरफ पोलोन। अब इसकी नहर की एक खासियत है। इस नहर की गहराई कम होने के कारण इस नहर के ऊपर एक प्रणाली अपनाई गई जिसे त्रिप्रणाली के नाम से जानते हैं। छोटा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि त्रिप्रणाली पद्धति कौन सी नहर पर अपनाई गई है? पनामा नहर पर। ये क्या होते थे? जब पानी की गहराई कम हो तो पानी के जलस्तर को ऊपर उठाने के लिए 3 उसमें लॉक बनाए जाते हैं जिसके कारण पानी का जलस्तर ऊपर उठाया जाता है। तो 3 प्रणाली कहते हैं इसे। वो कौन कौन से लॉक है? देखो, पहला है मिराफ्लॉर्स। याद रखना, पहला मिराफ्लॉर्स।
दूसरा है पेट्रोमिकल, पेट्रामिकल। और तीसरा कौन सा है? कार्टून। ये तीन प्रणाली है, मीरा फ्लोर्स, पेट्रोमिकल और कार्टून। और ये बंधन का है कॉलम, जो क्वेश्चन में मैंने ये बंधन है लिखो आप। इस नहर का निर्माण अगस्त 1914 को यूएसए द्वारा किया गया। यूएसए द्वारा किया। ये नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। एक जनवरी 2000 को इस नहर पर पनामा देश का अधिकार हो गया था। 1 जनवरी 2000 को इस नहर पर पनामा देश का अधिकार हो गया था। इस नहर को बनाने का सुझाव हमफोर्ड ने दिया था। इस नहर पर दो बंदरगाह हैं। प्रशांत की तरफ पनामा और अटलांटिक की तरफ कोलोन। प्रशांत की तरफ पनामा, अटलांटिक की तरफ कोलोन। इस नहर पर त्रिप्रणाली पद्धति अपनाई गई है। इस नहर पर त्रिप्रणाली पद्धति अपनाई गई है। कौन कौन सी पद्धति त्रिप्रणाली? पहली है मीरा फ्लोर्स, पेट्रोमिकल, पेट्रोमिकल और कोलोन। पेट्रोमिकल और कोलोन। इस नहर की लंबाई देखो, लंबाई 94 किलोमीटर, चौड़ाई 90 मीटर। हालांकि 12 क्लास की बुक में 82 दरे के लिए किताबों में मैंने देखा 54 दरे की। लंबाई 94 किलोमीटर, चौड़ाई 90 मीटर और गहराई है 12 मीटर। ये डायग्राम बनाना
डायग्राम बना दो।